ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। 2027 की चुनावी जंग का ज्ञान वर्सेस पीडीए फैक्टर क्या है? क्यों अखिलेश यादव के पीडीए के खिलाफ सीएम योगी ने पीएम मोदी वाला फॉर्मूला दिया है? आज इसका विश्लेषण हम करेंगे। ममता के कुनबे में कुल कितने बागी हैं? बागियों के बीच में ये 19-20 वाला क्या खेल चल रहा है? इसके सस्पेंस से आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। अमेरिका के हमले में 3 भारतीयों की मौत हो गई। इन मौतों के लिए विपक्ष सरकार को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहा है, ये खबर भी आपके लिए देखना जरूरी है। और आज रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल शो ऑपरेशन कट ऑफ। तो शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले बात यूपी की जंग के GYAN यानी ज्ञान वर्सेस पीडीए फैक्टर की करेंगे। खबर यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के ज्ञान से पीडीए की काट खोजने में जुटे हैं। इसके संकेत सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मीडिया संवाद कार्यक्रम में दिए। ये मीडिया संवाद कार्यक्रम एनडीए सरकार के 12 साल पूरा होने के मौके पर आयोजित किया गया था। इसी कार्यक्रम के मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के ज्ञान फॉर्मूला का जिक्र किया। GYAN यानी ज्ञान फॉर्मूला में G से गरीब, Y से युवा, A से अन्नदाता और N से नारी शामिल है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन 4 वर्गों को 4 अलग अलग जातियों में बांट दिया। माना जा रहा है कि सीएम योगी की यह रणनीति अखिलेश यादव के जाति वाले पीडीए प्रयोग को फेल करने की कोशिश है, क्योंकि सीएम योगी को लगने लगा है कि अकेले धर्म के मुद्दे को धार देकर अखिलेश यादव के पीडीए दांव से निपटना आसान नहीं होगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे अखिलेश यादव को लगता है कि सिर्फ जाति कार्ड के दम पर वो बीजेपी के हिंदुत्व को टक्कर नहीं दे पाएंगे। हालांकि ज्ञान वर्सेस पीडीए की जंग में टारगेटेड वोट बैंक लगभग एक जैसा ही है। इसके अंदर केवल 4 जातियां हैं। एक गरीब की है, एक आधी आबादी महिलाओं की है, एक युवा की है, एक अन्नदाता किसान की है। और इस बार उत्तर प्रदेश में 95% पीडीए 95% वोटिंग कर करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। फॉर्मूला ज्ञान हो या पीडीए, 2027 की चुनावी लड़ाई का कॉमन फैक्टर जाति और धर्म ही रहेगा। सीएम योगी की कोशिश है कि यूपी में जाति के नाम पर वोटों का बिखराव ना हो। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की मंशा है कि मतदाता धर्म के नाम पर लामबंद ना हो जाए। हालांकि इस कवायद में योगी जाति की राजनीति भी साध रही है, तो अखिलेश यादव भी धर्म के एजेंडे पर पकड़ मजबूत करते नजर आ रही है। जाति धर्म की इसी चुनावी टक्कर में दोनों अपने अपने चुनावी गणित का फॉर्मूला बाहर निकाल रही हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपने पीडीए का कैनवास इतना बड़ा खींचा है कि उसमें लगभग हर जाति और वर्ग को शामिल कर लिया है। इसीलिए सीएम योगी ने एक एक जाति के फेर में ना फंसते हुए सीधे 4 वर्गों को ही 4 जातियों में बांट दिया। इसके अंदर केवल 4 जातियां हैं। आपने देखा होगा इन चारों को अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना करके और इन सब के समग्र उत्थान के लिए जो कार्यक्रम बने वह अद्भुत है। एटा और कासगंज में विकास आते आते डबल इंजन का धुआं निकल गया है और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए पीडीए समाज, पीडीए परिवार पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि 2027 में भी सीएम योगी या बीजेपी का ब्रह्मास्त्र उनका हिंदुत्व कार्ड ही रहने वाला है, लेकिन इस बार हिंदुत्व दांव का असर कुछ कम होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष भी हिंदुत्व के मोर्चे पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहा है। लेकिन फिर भी सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार अपने हिंदुत्व वाले हथियार की धार तेज कर रही है। विपक्ष को धर्म विरोधी बता रही है, तो विपक्ष भी उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहा है। कौन लोग थे जो भारत की आस्था राम से परहेज करते थे और उसी राम से परहेज करते थे? लीलाधारी श्री कृष्ण के नाम से परहेज करते थे। भारत की आस्था को अपमानित करना कौन लोग थे जो अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझ लिए थे? हमारा जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म हमें जोड़ता है।
सनातन धर्म हमें प्रेम का रास्ता दिखाता है। सनातन धर्म हमारा एक दूसरे को, भाईचारा को बढ़ावा देता है। सनातन में सबसे बड़ी बंधुत्व है। इस बीच यूपी में बीजेपी डबल इंजन सरकार का नारा देकर आर्थिक विकास और विरासत का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मौका एनडीए सरकार के 12 साल पूरा होने का है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया। वहीं अखिलेश यादव को पता है कि उनका मुकाबला अकेले योगी आदित्यनाथ से नहीं है, बल्कि पीएम मोदी का चेहरा भी उनकी 27 की राह में चुनौती बन सकता है। यही वजह है कि उन्होंने भी 3 दिन पहले आर्थिक विकास और विदेश नीति को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की। अपने संबंध बनाने के लिए देश की सुरक्षा पर लोग आघात करते थे, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे। लेकिन पहली बार हुआ, अगर दुश्मन ने दुस्साहस किया, दुश्मन के घर में घुस करके मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर उसकी कड़ी गत वर्ष हम सब ने देखी कि 12 साल की उपलब्धि है कि सबसे महंगा पेट्रोल भारत को मिल रहा है। विदेश नीति अगर हमारी अच्छी होती तो शायद आम जनता को इतना महंगा डीजल पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ता। जब सरकार कमजोर दिखने लगती है तो कम्युनल रास्ता अपनाती है। अब योगी के ज्ञान फॉर्मूला में शामिल वर्गों या जातियों की यूपी में आबादी कितनी है, ये देखने की भी जरूरत है। नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में करीब 5 करोड़ 53 लाख की आबादी गरीब है। यूपी में युवाओं की आबादी का आंकड़ा 3 करोड़ 23 लाख है। यूपी में किसानों की आबादी लगभग 2 करोड़ 20 लाख है। इसके अलावा यूपी में महिलाओं की आबादी 11 करोड़ 64 लाख है। इसका मतलब यह कि जिस पार्टी ने इन 4 वर्गों या जातियों को साध लिया, इसके बाद बाकी सारे समीकरण अपने आप सध जाएंगे। लेकिन यह अखिलेश यादव की रणनीति के लिहाज से सही नहीं होगा, इसलिए वो इन्हें पीडीएम में बांटना चाहते हैं। इस बीच यूपी में छिड़ी जाति धर्म की लड़ाई ने आज एक नया मोड़ और ले लिया। ये मोड़ सीएम योगी के बंटवारे वाले बयान से आया है। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि 1947 के बाद भारत के नागरिकों को बांटने का काम किया गया। किसी ने जाति के नाम पर बांटा तो किसी ने संप्रदाय के नाम पर। अब इस बयान के मायने क्या है, इसे समझने की भी जरूरत है। बंटवारे का जिक्र करने के पीछे सीएम योगी की मंशा धर्म के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण करने की नजर आती है, क्योंकि जैसे ही बात बंटवारे की आएगी तो ये सीधे धर्म की राजनीति से कनेक्ट करेगी। बंटवारे का जिक्र करने का एक और मतलब वोटर को 80-20 में बांटना भी है। बंटवारे की बात कर सीएम योगी ने एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की है, लेकिन अखिलेश यादव ने इस कोशिश का केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर अटैक कर जवाब दिया है। लेकिन 1947 में जो देश स्वतंत्र हुआ था, उस स्वतंत्र भारत के अंदर भारत के नागरिकों को, वे किसी भी तबके का रहा हो, बांटने का काम तो किया होगा राजनीतिक दलों ने। किसी ने जाति के नाम पर, किसी ने क्षेत्र के नाम पर, किसी ने भाषा के नाम पर, किसी ने मत और मजहब के नाम पर, किसी ने संप्रदाय के नाम पर। लेकिन फोकस्ड कार्यक्रम और उन कार्यक्रमों को सफलतम क्रियान्वयन होते हुए नहीं देखा होगा। कि डीजल पेट्रोल खाद और रसोई गैस और कॉमर्शियल सिलेंडर ऐतिहासिक महंगाई के साथ बिक रहे हैं। देखिए, ये भारत की विदेश नीति की चूक रही। अगर भारत मजबूती के साथ खड़ा होता और जो भारत वॉर को रोकने में कामयाब हो जाता तो आज न जाने जितनी जाने गई किसी की जान नहीं जाती। आज मानो यूपी की चुनावी लड़ाई ने राष्ट्रवादी रंग ले लिया, क्योंकि सीएम योगी ने बंटवारे और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया, विपक्ष की सरकारों पर हमला बोला। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी निशाने पर लेते हुए बड़ा जुबानी अटैक किया। ज्ञान की बात करते हुए, ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इसकी जब भी बात करते हैं तो अज्ञानियों को पेट मरोड़ क्यों होने लगता है भाई? इस देश का बहुजन और उत्तर प्रदेश का बहुजन पीडीएस समाज जग चुका है, वो जान चुका है। किसी भी तरह के आपके आडंबर के आड़ में और आडंबरी भाषा में अब वो बहकावे में नहीं आने वाला है योगी जी।
महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या गरीब को रोजगार मिल रहा है? गरीब का जीवन अच्छा गुजर रहा है? कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विभाजन की राजनीति करती है। कभी धर्म के नाम पर विभाजित करती, कभी जाति के नाम पर विभाजित करती, कभी वर्ग के नाम पर विभाजित करती। इसका गंभीर परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव के पीडीए के खिलाफ बीजेपी राष्ट्रवाद, विकास, विरासत, बंटवारा और नेहरू, इन सब राष्ट्रीय स्तर की बातों का जिक्र क्यों कर रही है? क्या यह बीजेपी के भीतर पीडीए को लेकर हो रही बेचैनी है? पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। पीडीए को लेकर के बेचैनी बीजेपी की बिल्कुल जेन्युइन है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की होनी चाहिए। जब बीते लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी सबके सामने थे, उस समय अखिलेश यादव के पीडीए ने करिश्मा कर दिखाया और अब तक का अपनी पॉलिटिकल पार्टी का हाईएस्ट स्कोर खड़ा कर दिया। इसी के साथ नरेंद्र मोदी वाली भारतीय जनता पार्टी का सबसे लोएस्ट स्कोर ला करके खड़ा कर दिया। तो बेचैनी होना लाजमी है। भाजपा का भय यह है कि जब नरेंद्र मोदी के सामने पीडीए बहुत तेज चल गया तो योगी के सामने क्या कहीं उससे तेज तो नहीं चल जाएगा? साफ है कि 2024 में बीजेपी को अखिलेश यादव के पीडीए दांव से जो झटका लगा वो अब तक उसे भूली नहीं है। अब उसी पीडीए का खतरा 2027 में भी उसके सामने खड़ा है। इसलिए बीजेपी ने अपना पूरा फोकस पीडीए दांव की काट पर लगा दिया है। अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। यूपी के बाद बंगाल पर आते हैं, जहां टीएमसी के बागी 19-20 का खेल खेलने में जुटे हुए हैं। ममता बनर्जी के वफादारों की संख्या तो पीछे छूट चुकी है। अब सवाल यह है कि टीएमसी में कुल कितने बागी हैं? इसका किसी के पास सही जवाब नहीं है, क्योंकि कभी 18 के नाम सामने आते हैं, कभी बागियों का आंकड़ा सीधा 20 हो जाता है। अब बागी सांसदों की गिनती 19 हो रही है। आज टीएमसी के बागी सांसदों के दस्तखत वाली एक चिट्ठी सामने आई। इस चिट्ठी में 19 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। बताया जा रहा है कि इस चिट्ठी को 18 मई को लोकसभा स्पीकर को भेजा गया था। इससे एक बात साफ है, वो ये कि ममता की हार के 14 दिन बाद ही पार्टी में बगावत की शुरुआत हो गई थी। इस चिट्ठी में जो 19 नाम लिखे हैं उनमें काकोली घोष, दस्तीदार, शताब्दी रॉय, बापी हालदार, शर्मिला सरकार, जगदीश बसुनिया, सायोनी घोष, खलीलुर रहमान, यूसुफ पठान, मिताली बाग, पार्थ भौमिक जैसे बड़े चेहरों के साथ कुल 19 नाम शामिल हैं। लोकसभा में टीएमसी के कुल 28 सांसद हैं। इनमें 19 सांसदों के बागी होने की खबर आई है। 18, 19, 20 वाली इस कंफ्यूजन के बीच अब लोग पूछ रहे हैं कि दीदी की पार्टी में लोकसभा के कितने सांसद बचे। बंगाल की सत्ता गंवाते ही ममता बनर्जी ये ममता बनर्जी पर निर्भर है। वही पार्टी बनाई थी। ये जो लोग बागी हुआ है वो ममता बनर्जी का समर्थन से जीता, ममता बनर्जी का प्रतीक से ही जीता। टीएमसी के 19 बागी सांसदों की ये चिट्ठी इस बात का सबूत है कि आने वाला समय ममता के लिए मुश्किलों से भरा होगा। ममता को बड़ा शौक लगेगा। सायोनी ने ऐसा ही शौक सौगत दादा को हाल फिलहाल में दिया है। दिन पहले मेरा साइनी घोष से बात, मैं बोला तुम जा रहे हो क्या? बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, दीदी के साथ रहूंगा। यही बोला। शौक तो लगा है। जिस ऋतव्रत बनर्जी को दीदी ने पार्टी से निकाला, वो टीएमसी के 64 विधायकों को ले उड़े, खुद नेता विपक्ष बन गए। जो लोकसभा सांसद काकोली घोष 40 साल से ममता की हमसाया थी, वो 19 बागी सांसदों के साथ एनडीए में शामिल होने को तैयार दिख रही है। अगले मंडे हम जाएंगे स्पीकर के साथ मुलाकात करने के लिए। हम बोलेंगे स्पीकर को जो हम दे दिया है पत्र, उसमें हमारा 19 संसद का सही है। हम असली टीएमसी का ग्रुप है और हमको अलग बैठने की जगह दिया जाए। ममता के लिए अब ऐसी नौबत आ गई है कि जिस कांग्रेस के अस्तित्व को दीदी ने बंगाल में करीब करीब मिटा दिया था, अब टीएमसी और खुद के वजूद के लिए
वो बार बार उसी कांग्रेस के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। दरअसल हार से ज्यादा टीएमसी के अंदर अभिषेक बैनर्जी को लेकर गुस्सा है। सांसद कह रहे हैं अब ममता या तो भतीजे को चुने या पार्टी नेताओं को। His arrogant attitude has destroyed the entire party. He should understand that. Everything he says thinks that he is a king. It is impossible for me to work because of this arrogant attitude of Abhishek Banerjee. अब जो बंगाल की जनता ने आज टीएमसी ममता जी उनके पार्टी के अहंकार को तोड़ दिया। उनकी पार्टी ऐसे चकनाचूर हो जाएगी ये हमें पता नहीं है। पाप, धोखाधड़ी, जालसाजी, लूट और तुष्टीकरण की राजनीति पर खड़ा टीएमसी का जिहादी जर्जर किला अब ताश के पत्तों की तरह ढह। खबर है कि चिट्ठी में जिन 19 बागी सांसदों के हस्ताक्षर हैं, उन्होंने अलग गुट बनाने की मांग की है। अब यह जानना भी जरूरी है कि अलग गुट बनाने का नियम क्या है। दरअसल दल बदल कानून की 10वीं अनुसूची के तहत अलग गुट को मान्यता तभी मिलती है जब पार्टी के कम से कम 2/3 विधायक या सांसद उसके साथ हो। टीएमसी के मामले में अभी यही स्थिति दिख रही है। विधानसभा में ममता के 80 विधायकों में से 64 बागी हो चुके हैं, यानी बागी गुट के पास 2/3 समर्थन है। लोकसभा में 28 में से 19 सांसदों के बगावत की खबर है। अगर ऐसा है तो यहां भी बागी गुट के पास 2/3 से ज्यादा बहुमत है। इस पर आखिरी फैसला विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति लेते हैं। अब खबर है कि रविवार को दिल्ली में बागी गुट की एक बैठक होगी। बैठक में पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद बागी गुट सोमवार को लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर सकता है। इधर ममता गुट इस पूरे मामले को कोर्ट में चुनौती दे सकता है। जब इतने बुरे तरीके से हारने के बाद भी आप पूछेंगे नहीं, आप बताएंगे नहीं, आप बातें भी नहीं करेंगे, तो इसका मतलब पार्टी को जीतने का या पार्टी को रखने का कोई इच्छा ही किसी का है नहीं। मैं ममता दीदी के साथ हूँ, ममता दीदी के साथ था और इस मुसीबत की घड़ी में बिल्कुल वचनबद्ध हूँ कि ममता दीदी के साथ ही रहूँगा। जनता ने उनको वोट दिया था, जनता को उन्होंने धोखा किया है। दीदी के नाम से इतना दिन गाड़ी चल गई, अब दीदी नहीं चल रही तो उनको क्या होगा। तीसरी खबर का रुख करते हैं। बात उस हमले की करते हैं जिस पर देश में सियासी महाभारत शुरू हो गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट पे ओमान के पास 3 कमर्शियल जहाजों पर अमेरिका ने हमला किया। हमले में 3 भारतीयों की मौत हो गई। अब मृतकों के परिवारों में मातम है, लेकिन सियासी गलियारों में विरोध का शोर है। इस मामले में पूरा विपक्ष एकजुट होकर केंद्र सरकार के रवैये पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। पूछ रहा है कि सरकार अमेरिका के सामने खुलकर विरोध दर्ज क्यों नहीं करा रही। विपक्ष का आरोप है कि विदेशी ताकतों के हाथों भारतीयों की मौत हो गई और सरकार देखती रह गई। अरे बाप। ओमान के तट पर एमटी सेटेबेलो पर हमला हुआ और 3 भारतीयों की जान चली गई। अमेरिका के इस कायरतापूर्ण हमले में डेक कैडेट आदित्य शर्मा, इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया और चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश की मौत हुई है। अमेरिकी हमले में मारे गए एमटी सेटेबेलो जहाज के इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया देवरिया के रहने वाले थे, जिनके घर में मातम पसरा है। परिवार का एक झटके में सब कुछ चला गया। सुनी हमार 3 गो बाबू बनलो और बानी जा हमनी के जिंदगी। शिवानंद चौरसिया ने मंगलवार शाम को अपनी पत्नी से आखिरी बार फोन पर बात की थी। इसके बाद उनका संपर्क टूट गया और अब ये संपर्क कभी नहीं होगा। मंगलवार को 9 बजे शाम को 9 बजे बात हुआ था।
हाल चाल पूछे, समाचार, तबीयत सब कुछ ठीक था। शिवानंद की तरह हिमाचल के हमीरपुर के रहने वाले आदित्य शर्मा की भी अमेरिका ने जान ली। आदित्य शर्मा डेक कैडेट थे, उम्र सिर्फ 23 साल थी, लेकिन जवान बेटे के चले जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार को समझ नहीं आ रहा है अचानक ये कैसे हो गया। परिवार अब सरकार से मांग कर रहा है कि उनके बेटे का आखिरी बार चेहरा दिखा दिया जाए, उनके बेटे का पार्थिव शरीर जल्द भारत लाया जाए। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कैसे भी करके हमारे बच्चे के जो मॉर्टल रिमेन्स हैं वो जितना जल्दी हो सके हमें प्लीज प्रोवाइड करवाया जाए। परिवार सवाल उठा रहा है कि जब इतना खतरा था तो जहाज के कैप्टन ने जहाज को क्यों नहीं रोका। मैं अनुराग ठाकुर जी से रिक्वेस्ट करूंगा हिमाचल सरकार से भी कि इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए और जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारा तो दिल खत्म हो चुका है, मैं इतना कहना चाहता हूँ। आदित्य और शिवानंद की तरह पी सुरेश भी उस जहाज पर सवार थे जिस पर अमेरिका की मिसाइल गिरी। सुरेश बहुत जल्द अपनी शादी की 15वीं सालगिरह मनाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सारे सपने टूट गए। हमले से एक रात पहले सुरेश ने अपनी पत्नी को मैसेज किया था। उनका आखिरी मैसेज था, गुड नाइट, बच्चों का ख्याल रखना। So I can request them, all the 3 officials, to do the needful to me and my children for my future. अमेरिकी सेना की इस कायराना हरकत के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी मिशन के कार्यवाहक चीफ जेसन मीक्स को 24 घंटे में 2 बार तलब किया। भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर अपने नागरिकों की सुरक्षा से भारत समझौता नहीं करेगा। नाकाबंदी के नाम पर अमेरिका के हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अमेरिका ख्याल रखे कि भारतीयों की जान न जाए। जिस ईरान पर अमेरिका हमले कर रहा है, आज उस ईरान ने भी भारत का साथ दिया। 3 भारतीयों की मौत पर आज देश में भी राजनीतिक मिसाइल गिरी। विपक्ष ने अमेरिकी हमले में भारतीयों की मौत के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अंतर्राष्ट्रीय जल में 3 दिन में 3 जहाजों पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और हमारे कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम एक शब्द तक नहीं। अगर भारत मजबूती के साथ खड़ा होता और जो भारत वॉर को रोकने में कामयाब हो जाता तो आज न जाने जितनी जाने गई किसी की जान नहीं जाती। अरे बाप। जो विश्व में अशांति है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव अगर देखने को मिल रहा है तो हमारे देश पर देखने को मिल रहा है, और ये केवल हमारी जो सरकार है उस सरकार की नाकामियों की वजह से हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।